लीवर को कंप्लीट करने के बाद अब हम मूव ऑन कर चुके हैं किस पे, पेनक्रियास पे। तो पेनक्रियास के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे, पूरा पेनक्रियास कैसे वर्क करता है, पेनक्रियास की एनाटॉमी क्या है, फंक्शन क्या है। तो फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पेनक्रियास में पढ़ना है मोर देन एनफ आज हम इस लेक्चर में कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियास, पेनक्रियास होता कहाँ है? पेनक्रियास होता है हमारे स्टमक के जस्ट नीचे। जैसे ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडेनम, ठीक है। हाँ, कौन सा बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, पूरा उसमें भी डिटेल में समझें। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो कर्व होता है इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर होता है हमारा पेनक्रियास। भाई पेनक्रियास के बारे में भी जितना पढ़ो उतना कम है। पेनक्रियास कैसे काम करता है पूरा समझते हैं भाई। पेनक्रियास के बीच में ये एक डक्ट होती है, इस डक्ट का नाम मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब पेनक्रियास क्या है, ग्लैंड है। और ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं भाई, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, क्या क्या डिफरेंस है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में पता है? देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना वो डक्ट जिनके पास होती है, ठीक है। और एंडोक्राइन जो है वो है डक्टलेस ग्लैंड। क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। मतलब ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीजन है, वो डायरेक्ट किस में देती हैं, डायरेक्ट ब्लड में देती हैं। वो कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और एक्सोक्राइन कौन है, जिनके पास हैज डक्ट्स, जिनके पास डक्ट्स होती हैं, और एंडोक्राइन जिसके पास डक्ट नहीं होती। तो अब क्या होता है, दो टाइप की ग्लैंड होती हैं। अब जो हमारा पेनक्रियास है उसमें दोनों टाइप का सिस्टम होता है, उसमें एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम जो दोनों टाइप से बिहेव करे तो उसको वर्ड देते हैं हेट्रोक्राइन। तो पेनक्रियास हमारा क्या है, हेट्रोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अभी ऐसा क्या होता है कि सिस्टम है, देखो दोनों टाइप से। ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं एशनाई, क्या बोलते हैं, एशनाई, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको बोलते हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका क्या मतलब, एशनाई जो है वो 99% ऑफ द पेनक्रियास होते हैं, और ये जो होते हैं वो 1 to 2% होते हैं, ठीक है। 98, 99 ऑलमोस्ट ये रेशियो रहता है। तो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये वर्क करते हैं एज कैसे, एंडोक्राइन पोर्शन, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस पोर्शन, ठीक है। और ये वर्क करते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन। अब ये तो आपको इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा भाई, इनसे डक्ट अटैच है ना, ठीक है। ये जो डक्ट है मेन वाली, इसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट का ही दूसरा नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है। विल्सन भाई, वीर रस मतलब एकदम इफेक्टिव वाली चीज़, ठीक है। तो वर्ड याद रखेंगे, विल्सन, ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक। ये 2-3 वर्ड हमको याद रखने थे। कैसा है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है, एंडोक्राइन पोर्शन भी। एक्सोक्राइन पोर्शन मेनली क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है। और एंडोक्राइन पोर्शन मेनली क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। भाई हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हम फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो ये वाला मेनली रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत हार्मोन्स के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है क्योंकि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पोर्शन होते हैं। पैनक्रिएटिक डक्ट होती है, उसको डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसको, ये जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं एसिनाई, जो कितने होते हैं 99% ऑफ होते हैं, ठीक है। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है जो 1 to 2% होता है, उनके सेल को क्या बोलते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। लैंगरहैंस ये कितने होते हैं, 1 to 2% होते हैं। ये हमको यहाँ तक समझना था। अब एंजाइम के अलावा बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज होते हैं भाई, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। और वाटर भी रिलीज करता है ये, वाटर तो मेनली रिलीज करता है, ठीक है।
हार्मोन्स अब और इसके जो मेनली फंक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमको इसके स्ट्रक्चर में ये समझ में आ गया कि ये जो होता है कहाँ से। इसके बाद आपको याद होगा कि यहाँ पर एक बाइडर सा पार्ट बनता है, ठीक है, इसे एम्पुला बोलते थे, ठीक है, या एम्पुला ऑफ बेटर भी बोलते थे, एम्पुला ऑफ बेटर, ठीक है। और यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, क्या नाम था उस स्फिंक्टर का? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। अब मेनली क्या हो रहा होगा, जो फूड होगा वो यहाँ पर हमारा ये स्टमक रहता है ऐसे, ठीक है, यहाँ हमारा लीवर रहता है ऐसे, ठीक है। स्टमक से फूड आया, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, नाम याद है, लोअर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक। तो यहाँ से नीचे फूड आया। अब फूड में कुछ कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे होते हैं जो पेनक्रियाज होता है वो रिलीज करता है, ठीक है। पेनक्रियाज कुछ कुछ हार्मोन्स, कुछ कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो फूड का डाइजेशन करने का काम करते हैं। अभी हम डाइजेशन में पढ़ना है तो हम सारे एंजाइम पढ़ेंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है ये वाले एंजाइम जो पेनक्रियाज ने रिलीज करे, जिसकी वजह से फूड क्या होएगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। पढ़ते हैं कौन कौन से होने वाले, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, हमको फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज पढ़ने, ठीक है। हमको पता है भाई दो टाइप के सिक्रीजन करता है वो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो हमको डाइजेशन में पढ़ना है, एंडोक्राइन पोर्शन किसमें पढ़ना है, हार्मोन्स में। तो एंडोक्राइन वाले फंक्शन पर हम फोकस नहीं करेंगे, मेनली किस पे फोकस करेंगे अभी, जो हमारे एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक्सोक्राइन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में मेनली 4 टाइप के जो एंजाइम वो रिलीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले हमारा होता है प्रोटीएज, ठीक है। दूसरा होता है एमाइलेज, तीसरा होता है हमारा लाइपेज और न्यूक्लियस। भाई याद रखना है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो जो ये 4 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं वो अलग अलग सब्सटेंस का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन किस में करते हैं ये सब? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, है ना, इसमें बीटशंक डक्ट्स के थ्रू जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज आउट होते हैं और वर्क करते हैं। अब सोचो आप, एक जो हमारा प्रोटीएज एंजाइम होता है, अभी समझ पहले, जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो 4 टाइप के एंजाइम रिलीज करता है। प्रोटीएज जो रिलीज होता है उसमें 4 टाइप के मेनली एंजाइम को पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने भाई? सबसे पहले आता है ट्रिप्सिनोजन, उस आता है, बाद में आता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। दूसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और उसके बाद आता है हमारा प्रो इलास्टेज। ये हमको 4 मेनली एंजाइम इसमें याद करने हैं प्रोटीएज में। अब आप एक बात सोच के देखो, कोई सेल है, मान लो एक सेल है, ये कोई एंजाइम रिलीज आउट करती है, ठीक है, और वो एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। प्रोटीन को क्या कर देता है? डाइजेस्ट करता है। अब अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है तो सेल के ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो एंजाइम रिलीज होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इनएक्टिव फॉर्म में। ये सारे एंजाइम किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा भाई डाइजेशन के लिए। प्रोटीन जो एंजाइम वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो प्रोटीन जो हमने अपनी डाइट में ली उनको डाइजेशन कराने के लिए ये एंजाइम थे। अब ये एंजाइम कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो मेनली जो एक एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब ये आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस एंजाइम का नाम होता है एंटेरोपेप्टाइडेज। क्या नाम होता है? एंटेरोपेप्टाइडेज, ठीक है, एंटेरोपेप्टाइडेज। अब आप एक वर्ड याद रखना है, एंटेरो, ठीक है। एंटेरो का मतलब ही आप याद कर लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटेरो का मतलब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आपने याद किया था कि हेपेटो का मतलब क्या होता था भाई? लीवर का सेल, है ना, लीवर के बारे में कुछ बात हो रही है। गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता था भाई? स्टमक होता था। वैसे ही आप याद कर लो, एंटेरो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो एंटेरोपेप्टाइडेज है ये क्या काम करता है? ये मेनली काम करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन बना ना, ट्रिप्सिन, ये बहुत काम का एंजाइम भाई। ये इन सब तीनों को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। अब तीनों के एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएंगे? काइमोट्रिप्सिन हो जाना, क्या हो जाए? काइमोट्रिप्सिन।
अब ये याद रखना, ये वाली रिएक्शन इसकी वजह से हुई पर ये ट्रिप्सिनोजन की वजह से हुई, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की वजह से क्या बन जाएगा, पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी हट जाएगा, ठीक है। प्रो इलास्टेज की वजह से क्या बन जाएगा, इलास्टेज। ये 3 हार्मोन अब हमारे मेनली डाइजेशन करने का काम करें। अब डाइजेशन क्या होता था, अगर आपको याद हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने इतना पढ़ लिया था कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड की चेन होती है और उस चेन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है स्टमक में ही। अब उन छोटे पार्ट्स को और छोटे पार्ट, यानी कि जो छोटे पार्ट, देखो मेन चेन प्रोटीन, उससे छोटा पार्ट पेप्टाइड्स, ठीक है। अब उन पेप्टाइड्स को और छोटे पार्ट तोड़ने का काम करते हैं ये तीनों हार्मोन, ठीक है। तो हमने मेनली क्या याद रखना था कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन को किस में तोड़ दिया गया था, पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचेंगे तो इनको किसमें तोड़ा जाएगा, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड में। डाईपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड की चेन ऐसे, या फिर क्या, ट्राईपेप्टाइड मतलब 3 अमाइनो एसिड की चेन ऐसे, ठीक है। ऐसे करके मेनली हमको याद रखना है। तो मेन रिएक्शन जो हमारी बनी ये इस टाइप की बनी, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ा डीप में, ठीक है। हालांकि याद नहीं करना, ठीक है। जो प्रोटीएज होता है ना, प्रोटीन का डाइजेशन जो करता है वो 2 टाइप से करता है। एक तो होता है हमारा एंडोपेप्टाइडेज और एक होता है एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज और एक होता है हमारा एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। जो एक्सोपेप्टाइडेज है ना, एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सो मतलब बाहर की तरफ से काटने वाला, जैसे ये प्रोटीन की चेन, ठीक है। तो इसको अगर बाहर से उड़ा दे तो एंडोपेप्टाइडेज, अंदर से उड़ा दे तो एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। तो इस 2 टाइप के, तो जो एक्सोपेप्टाइडेज है ना उसमें एक ही याद रखना है आपको, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये वाला याद रखना। और बाकी जो तीनों हमने पढ़े वो किस में आते हैं, एंडोपेप्टाइड, ठीक है। और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम पता है किस लिए, कि ये, जैसे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है बताने का। देखो जैसे ये चेन है अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने ये बताया था, एक तरफ क्या आता है, COOH आता है, पिछले लेक्चर में बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस में। यहाँ कार्बन होता है हमारा, यहाँ H होता है, यहाँ हमारा कोई बैरियल ग्रुप होता है, यहाँ क्या होता है, अमीनो ग्रुप, ठीक है। अब ये COOH अगर कोई भी ऐसी ही चेन बनती जा रही कंटिन्यू, तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम, एक्सो मतलब बाहर से उड़ाने वाला, ठीक है। तो ऐसा वाला एंजाइम जो बाहर से उड़ा रहा हो, बाहर से उड़ाएगा तो दादा किसको उड़ाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को उड़ाएगा ना, इस वाले ग्रुप को, COH ग्रुप को। तो इसी वजह से इसका नाम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइड, ठीक है। तो रिमूव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, भाई मेरे को मना किया गया इतना पढ़ाने से, तो ये केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइड इतना पढ़ना, ठीक है। इसके बाद, और ये वाले किसकी तरफ से उड़ाएंगे भाई, अमीनो एसिड एंड से, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है कि ये कैसे कैसे और कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन में ये डाइजेशन, एक पॉइंट और मेरा बताने का जो बेहद मन है, अगर हमने स्टमक में पढ़ा था रेनिन, जो क्या करता था, प्रोटीन का डाइजेशन करता था बच्चों में, ठीक है। जो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता था बच्चों में, तो क्या मिल्क हम लोग नहीं पीते, उसका डाइजेशन कैसे होता है, मैंने बोला था कि जब मैं पेनक्रियाटिक जूस पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिल्क जब हमने पढ़ा था, तो अगर याद, तो मिल्क डाइजेशन में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है केसीन, ठीक है। अब केसीन का डाइजेशन कैसे होता है, केसीन का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। केसीन को चेंज किया जाता है किसमें, पैराकेसीन, ठीक है। और पैराकेसीन से फाइनली क्या बनते हैं, पेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, केसीन से पैराकेसीन, इसमें जो काम करता है वो करता है काइमोट्रिप्सिन, या दूसरा एंजाइम ट्रिप्सिन। इन दोनों की हेल्प से ये काम होता है, काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन की वजह से केसीन पैराकेसीन में उससे पेप्टाइड्स बन जाते हैं। और यही हमको इतना ही डाइजेशन इसका याद रखना, ठीक है। प्रोटीन वाला पार्ट हमारा हो गया। जो दूसरा एंजाइम था हमारा एमाइलेज, भाई एमाइलेज का सिमिलर हमने सलाइवरी ग्लैंड में पढ़ा था, सलाइवरी में, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड में थोड़ा बहुत हो जाता था स्टार्च का डाइजेशन। एमाइलेज किसका करता है, एमाइलेज स्टार्च का करता है। तो स्टार्च का मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत माउथ जो बक्कल कैविटी है उसमें भी हो जाता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से। पर मेनली जो स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की चेन है ना, किसकी चेन है, ग्लूकोज की चेन। तो इस ग्लूकोज की चेन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, ठीक है। इस स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, किसकी वजह से, एमाइलेज की वजह से। और जैसे उसको पेप्टाइड बोलते थे, इस छोटी सी चेन को क्या बोलते हैं, माल्टोज। ग्लूकोज को किसमें तोड़ा जाता है, माल्टोज में, इसकी हेल्प से, एमाइलेज की हेल्प से। और ये कौन सा है बेटे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज से तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गए दो अच्छे समझ में आ गए, दोनों आसान, ठीक है। इसके बाद थर्ड बने हमारा लाइपेज। क्या है, लाइपेज। लाइपेज में आपको अगर याद हो तो थोड़ा बहुत लाइपेज का इसमें हो रहा था, स्टमक में हो रहा था, ठीक है। पर अभी मेनली हम पढ़ेंगे लाइपेज। तो ये कौन सा लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। भाई याद रखना,
पैनक्रिएटिक लाइपेज अलग काम करता है। जैसे प्रोटीन का आ जाए तो प्रोटीन में तुम अगर स्टमक वाला लिख दिए गलत हो जाएगा, तो उसमें पर्टिकुलर लिखना है कि लिपिड, लिपिड का मतलब पैनक्रिएटिक लिपिड का, ठीक है। तो लिपिड क्या है भाई, लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल, ठीक है। और ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल है 3 फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड, ठीक है। इसी को बोलते हैं, अब ग्लिसरॉल को ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। इस ट्राईग्लिसराइड को डाईग्लिसराइड में तोड़ देना है ना, या मोनोग्लिसराइड में तोड़ देना। और मोनोग्लिसराइड का भी फर्दर होता है, लेकिन मोनोग्लिसराइड जैसे इसको जो ट्राईग्लिसराइड है इसको हम तोड़ सकते हैं डाईग्लिसराइड में, ठीक है। और डाईग्लिसराइड को फर्दर किसमें तोड़ सकते हैं, मोनोग्लिसराइड में। इतना होता है किसकी वजह से, पैनक्रिएटिक जूस की वजह से। मोनोग्लिसराइड का भी फर्दर डाइजेशन होता है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, ठीक है। तो अभी हमको बस इतना याद रखना है कि लाइपेज ने भी डाइजेशन किया भाई। लाइपेज ने मेनली क्या डाइजेस्ट किया, ग्लिसरॉल को डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया, ठीक है। आगे समझ में, कोई बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी इस पर भी। फोर्थ वन जो हमारा था न्यूक्लियस, क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसे काम करता है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं भाई, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनएच, और आरएनए को तोड़ने वाला होता है आरएनएच, ठीक है। एक डीएनए ऐसे भी होता है, डीएनए ऐसी, ठीक है, स्मॉल, इसका मीन्स और होता है, ठीक है। तो डीएनएज और आरएनए, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनए। अब आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो डीएनए की जो सबसे छोटी सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो जब डीएनए को डीएनए से रिएक्ट कराएंगे तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड पता है क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ठीक है। अब कुछ लोग काबिल वाले ये भी कह सकते हैं कि इससे भी छोटी एक यूनिट होती है उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, तो भाई भूल जाओ, न्यूक्लियोसाइड जैसी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। वो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो फंक्शनल यूनिट नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही आरएनए को भी जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड ही बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इसकी फंक्शन, मतलब इसमें बेसिक अंतर क्या होता है, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन हटा हुआ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो, ठीक है। अब ये तो इसका मेनली पार्ट रहा कौन सा वाला भाई, एक्सोक्राइन वाला, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ता था। अभी हमने जो हेडिंग शुरू किया था वो था भाई पैनक्रियाज वाला, है ना। तो पैनक्रियाज के फंक्शन पढ़ रहे थे हम, तो इसमें हम एंडोक्राइन पोर्शन में थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में है, ठीक है। तो एंडोक्राइन वाला पोर्शन की जो सेल थे उनको क्या बोलते थे, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उसको क्या बोलते थे, एक्सोक्राइन वाले को एसिनाइड, ठीक है। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इसमें दो, ये कितने होते हैं 1 to 2% होते हैं। इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप, एल्फा टाइप सेल और दूसरे होते हैं बीटा सेल, एल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है। एल्फा सेल और बीटा सेल, जो एल्फा सेल होते हैं ना, जो बीटा सेल का तो आपको पता ही होगा, इंसुलिन रिलीज करते हैं। और इंसुलिन का बिल्कुल अपोजिट एक हार्मोन मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, ग्लूकागॉन, है ना, ठीक है। एल्फा सेल और बीटा सेल। इंसुलिन को क्या होता है, इंसुलिन को पसंद नहीं होता ब्लड में किसका होना, ब्लड में किसका, ग्लूकोज का होना। ग्लूकोज अगर ब्लड में है तो इंसुलिन रिएक्ट करेगा, उसको किसको दे देगा, सेल को देगा, उसका डाइजेशन फर्दर कराएगा, ठीक है। ग्लूकागॉन को पसंद होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद एक हार्मोन और रिलीज होता है, ठीक। दोनों को समन करने के लिए, दोनों को इक्विलिब्रियम में मिलाने, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। तो एक ये रखना, ठीक है। ये किसको, दोनों में काम करता है, ठीक है, दोनों से रिलीज होता है, दोनों में काम करता है। तो बेसिकली हमको ये तीन इतना ही याद पढ़ना है, पैनक्रियाज, इट्स ऑल अबाउट पैनक्रियाज, जितना हमारा सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू सो मच।